बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस में आपको इजाफा अवार्ड। और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज आई एस 40 यानी कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। थोड़ा सा आइए से आप लोगों के पेपर पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब कि जो आईसीएमए के अंदर ML2 में जो आप लोगों से डिस्कस किया जाता है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत छोटा सा आइए है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इतनी ज्यादा डिटेल नहीं है, चंद बातें हैं जो कि आप लोगों को याद रखनी है। ये भी आपका फिक्स एसेट से ही रिलेटेड है। आई ए 16 हो गया, आई ए 36 हो गया, फिर उसके बाद जो आई ए 40 हो गया, फिर उसके बाद इंटेंजिबल एसेट आई ए 38 जो हम आगे चल के पढ़ेंगे। सारे के सारे जो है वो हमारे नॉन करंट एसेट से रिलेट कर रहे हैं। तो इसी वजह से इसी सीक्वेंस में मैंने रखे। और ये इम्पोर्टेंट भी है। आई ए 36 आई ए 16 इंपॉर्टेंट है, आई ए 36 इंपॉर्टेंट है। आई ए 36 के अंदर क्या चीज इंपॉर्टेंट है, वो जो मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में पढ़ाया था, कैश जनरेटिंग यूनिट, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, उसको लाजमी करने। ठीक है। आई ए 40 से आपसे छोटी मोटी एमसीक्यू जो है वो पूछ सकता है, जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद आ जाएंगे आज ही हम लोग इंशाल्लाह ताला आई ए 38 की तरफ, इंटेंजिबल एसेट मोस्ट इंपॉर्टेंट। उससे भी एग्जामिनर जो है वो काफी चीजें जो है वो आपसे टेस्ट कर रहा होता है इंटेंजिबल एसेट। तो हर आईए स्टार्ट करने से पहले मैं उसकी वर्थ बता देता हूँ कि बेटा उसकी कितनी वर्थ है। इसमें से अगर आएंगी तो चंद एमसीक्यूज आ सकती है। एक या दो, 2 नंबर की या 4 नंबर की मैक्सिमम जो है वो एग्जामिनर आपसे एमसीक्यू पूछ सकता है, या किसी क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा ट्विस्ट दे सकता है। अच्छा बेटा, अब जो है 1 मिनट। अच्छा जी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, यहाँ पर जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं बेटा, प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट से मुराद क्या होगी? इन्वेस्टमेंट से मुराद होगी लैंड या बिल्डिंग। ठीक है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड यहाँ पर हमारी क्या हो रही होगी? इन्वेस्टमेंट हो रही होगी। तो पहली बात तो आप अपने माइंड में ये क्लियर रखो, तो यहाँ पर जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो लैंड या प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। प्रॉपर्टी की बात हो रही है, लैंड या बिल्डिंग हो गई, इसके ऊपर हम क्या कर रहे होंगे? इन्वेस्टमेंट कर रहे होंगे। और जो हमारी इन्वेस्टमेंट होगी दैट इज लॉन्ग टर्म, यानी कि लॉन्ग टर्म की हमारी इन्वेस्टमेंट होगी, शॉर्ट टर्म की हमारी इन्वेस्टमेंट नहीं होगी। शॉर्ट टर्म की इन्वेस्टमेंट के लिए हमारे पास एक और आईएस है जिसको हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। अभी के लिए ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होगी, लंबे अरसे के लिए होगी। अब जो इन्वेस्टमेंट की जाती है प्रॉपर्टी के अंदर, उसके दो पर्पज होते हैं। जब भी आप बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हो, और सॉरी, इन प्रॉपर्टीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हो, तो दो रीजंस की वजह से आप इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हो। या तो आपको कैपिटल गेन होता है इन फ्यूचर। ठीक है, आज मैं इस प्रॉपर्टी को खरीदता हूँ और 2 साल बाद या 3 साल बाद जब मैं इसको मार्केट में सेल करूंगा, तो मुझे एक अच्छा मुनाफा दे जाएगा, यानी कि मेरा कैपिटल क्या होगा? गेन होगा। या फिर मेरा एक और पर्पज ये हो सकता है कि मैं इस प्रॉपर्टी को खरीद कर आगे रेंट आउट कर दूं। ठीक है, मैं एक बिल्डिंग खरीदूं और बिल्डिंग को आगे क्या कर दूं? रेंट आउट कर दूं। तो ये भी एक मेरी इन्वेस्टमेंट है, एक इनकम जनरेट होना शुरू हो जाएगी। और इससे ये भी हो सकता है कि उस इन्वेस्टमेंट से मुझे कैपिटल गेन भी हो रहा हो और रेंट इनकम भी आ रही है। दोनों चीजें भी पॉसिबल है। तो प्रॉपर्टी को नॉर्मली जब आप प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हो तो आपके दो ही पॉइंट होते हैं, या तो वो आगे चल के आपको कैपिटल गेन देगा, या फिर वो आपको क्या दे रहा होगा? रेंटल इनकम दे रहा होगा। ठीक है। अब सर, जो प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट है उसको आईएएस किस तरीके से कहता है कि आपने उसको किस तरीके से रिकॉर्ड करना है? बहुत ही आसान बात है, बहुत ही आसान सी चीज है, कोई इतनी मसले वाली बात नहीं है। दो तरह से आप इसको रिकॉर्ड करते हो। सबसे पहले हम बात करते हैं इनिशियल मेजरमेंट की। इनिशियल मेजरमेंट यानी कि शुरू में आप, शुरुआती सिचुएशन में आप उसको किस तरीके से रिकॉर्ड कर रहे हो। कोई भी एसेट अगर आप परचेज कर रहे हो और आपका जो इरादा है वो ये है कि आप इसमें इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, आप इसको यूज में नहीं लेकर आ रहे हो। अगर तो आप इसको एसेट को यूज में लेकर आ रहे हो तो आप कहाँ फॉल करते हो? आई ए 16 के अंदर फॉल करते हो। आई ए 16 के अंदर एसेट को इस्तेमाल करने के लिए लिया जाता है। या फिर अगर आप इस एसेट को इसलिए खरीद रहे हो कि इसको बेचूंगा और मुनाफा हासिल करूंगा, यानी कि आप उस एसेट को अपनी इन्वेंट्री काउंट कर रहे हो, तो वो आई एस 2 के अंदर आ जाता है। लेकिन यहाँ पर आप लॉन्ग टर्म लेकर जा रहे हो, देखो लॉन्ग टर्म चीजों को लेके जा रहे हो।
आपने ये नहीं कि अभी खरीदा और अभी इसको बेच देंगे, तो वो आपके लिए एक इन्वेंट्री बन गई, और इन्वेंट्री आपकी कहाँ काउंट होती है, IS2 के अंदर काउंट होती है। यहाँ पर आप क्या करते हो, लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट हो रही है। अब जब लॉन्ग टर्म की आपकी इन्वेस्टमेंट हो रही है, तो उसमें एसेट को जब आप परचेज करोगे, तो उसको इनिशियली आपने किस तरीके से रिकॉर्ड करना है, इनिशियली आपने उसको कैसे रिकॉर्ड करना है। इनिशियली जैसे IS16 के अंदर आपने रिकॉर्ड करना सीखा था, सेम लाइक आपने यहाँ पर भी उसको इसी तरीके से ही रिकॉर्ड करना है। मतलब IS16 के अंदर हमने क्या सीखा था, IS16 के अंदर हमने ये सीखा था कि परचेजिंग कॉस्ट हो गई, और इसके अलावा जो है वो जो भी एक्सपेंसेस जो डायरेक्टली रिलेट कर रहे हैं आज एसेट को यूजेबल कंडीशन में लेकर आने के लिए, हम उनको क्या कर दिया करते थे, ऐड कर दिया करते थे। तो सेम सिचुएशन यहाँ पर भी फॉलो करेगी। जिन बच्चों ने IS16 पढ़ा है, तो उनको वहां पर मैंने एसेट की इनिशियल मेजरमेंट सिखाई थी कि जब भी आप एसेट को परचेज करते हो, या इनिशियल मेजरमेंट या किसी शुरुआती दौर में एसेट को किस तरीके से रिकॉर्ड करते हो, तो सेम सिचुएशन यहाँ पे फॉलो करेगी। यानी कि एसेट को परचेज करने से लेकर के, एसेट को परचेज करने से लेकर के जो भी आपकी डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल कॉस्ट होगी, उसको आप क्या कर लोगे, एसेट की कॉस्ट में ऐड करके उसको रिकॉर्ड करो। ठीक है। और एंट्री क्या बनेगी, इनिशियल मेजरमेंट के अंदर मैंने आपको एंट्री बनाई है, वहां पर हम उस एसेट को डेबिट करते थे, यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को डेबिट करोगे, और कैश या बैंक को आप क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। ठीक है। जो भी बिल्डिंग आप खरीद रहे हो, जो भी लैंड आप खरीद रहे हो, तो उसको आपने बिल्डिंग से या लैंड से डेबिट नहीं करना, बल्कि आपने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के नाम से उसको डेबिट करना है, और कैश या बैंक को आपने क्या कर देना है, क्रेडिट कर देना है। तो ये तो हमारे पास क्या हो गया, इनिशियल मेजरमेंट हो गया। और इनिशियल मेजरमेंट हमेशा याद रखिएगा कॉस्ट मॉडल पे होती है। ठीक है, फेयर वैल्यू मॉडल पे नहीं होती। IS16 के अंदर भी हमने ये पढ़ा था, इनिशियली हम उसको कॉस्ट से रिकॉर्ड करते हैं, और यहाँ पर भी हम ये पढ़ रहे हैं कि इनिशियली हम उसको क्या करेंगे, कॉस्ट से रिकॉर्ड करेंगे। जहां तक क्लियर हो गया सबको कि इनिशियल मेजरमेंट क्या होगी। पहली बात मैंने आपको ये बताई कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के अंदर आप यहाँ पे बात कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होगी। या तो आप कैपिटल गेन के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे होगे, या फिर आप जो है वो रेंटल इनकम के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे होगे, या दोनों पर्पसेस भी आपके हो सकते हैं। फिर उसके बाद मैंने बात की कि इनिशियल मेजरमेंट क्या होगी। इनिशियल मेजरमेंट वही होगी जैसे IS16 के अंदर होती थी, जिस तरीके से इनिशियली हम कॉस्ट को रिकॉर्ड करते थे, यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, इनिशियली हम कॉस्ट पर ही इसको रिकॉर्ड करेंगे। फिर उसके बाद आ जाता है हमारे पास सब्सिक्वेंट मेजरमेंट, यानी कि कॉस्ट मॉडल पे चलने के बाद अब हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। वी हैव टू ऑप्शन। नंबर वन इज कि अगर हम उसको कॉस्ट मॉडल पे ही लेकर चलते हैं, या फिर हम अपना रास्ता बदल लेते हैं और हम कहाँ पर आ जाते हैं, फेयर वैल्यू मॉडल पे आ जाते हैं। अब सब्सिक्वेंट मेजरमेंट के अंदर वी हैव टू ऑप्शन। द फर्स्ट वन इज कॉस्ट मॉडल एंड द सेकंड इज फेयर वैल्यू मॉडल। जैसे कि IS16 के अंदर हुआ करता था, IS16 के अंदर भी इनिशियल मेजरमेंट कॉस्ट होती थी, उसके बाद सब्सिक्वेंट मेजरमेंट के अंदर हमारे पास दो ऑप्शन होते थे, कॉस्ट मॉडल होता था और हमारे पास फेयर वैल्यू मॉडल होता था। तो यहाँ पर भी मैंने यहाँ पर लिखा हुआ भी है, लिख के दिखा भी दिया आप लोगों को कि सब्सिक्वेंट मेजरमेंट हमारे पास क्या होगी, कॉस्ट मॉडल होगी या फिर फेयर वैल्यू मॉडल होगी। अब सर अगर हम कॉस्ट मॉडल के ऊपर बात करते हैं, पहले हम उसके बाद कॉस्ट मॉडल पे बात करते हैं, फिर उसके बाद हम फेयर वैल्यू मॉडल पे बात करेंगे। अच्छा सर, अगर हम कॉस्ट मॉडल पे ही चल रहे हैं, हमने क्या किया है, हमने कॉस्ट मॉडल पे ही जो है वो एसेट को लेकर चल रहे हैं, हम फेयर वैल्यू मॉडल पे नहीं जा रहे हैं, तो सर हम उसको किस तरीके से आगे परस्यू करेंगे। तो आइए आपको ये कहता है कि जिस तरीके से आप IS16 के अंदर एसिड को लेके चलते हो कॉस्ट मॉडल पे, ऐसे ही आप IS40 के अंदर भी अगर कॉस्ट मॉडल पे चल रहे हो, तो आपने सेम उसी तरीके से ही चलना है। यानी कि आपने उसका डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करना है, जैसे हम IS16 के अंदर डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करते थे, यहाँ पर भी आप डेप्रिसिएशन को ही रिकॉर्ड करोगे। जैसे हम वहां पर एंट्री बनाते थे डेप्रिसिएशन की, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को हम क्या कर दिया करते थे, क्रेडिट कर दिया करते थे। तो सेम यहाँ पर भी एंट्री बनेगी कि हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन को डेबिट करेंगे, लेकिन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को क्रेडिट नहीं करेंगे, बल्कि हम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। IS16 के अंदर हम एक कॉन्ट्रा अकाउंट क्रिएट किया करते थे एक्यूमुलेटेड के नाम से, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को हम क्या कर दिया करते थे, क्रेडिट कर दिया करते थे। लेकिन यहाँ पर सिचुएशन IS आपको ये कह रहा है
कि अगर आपने एंट्री बनानी है कॉस्ट मॉडल पे डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करने की, तो फिर आप यहाँ पर एंट्री बनाओगे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो एंट्री के अंदर थोड़ा सा चेंज आया बस, बाकी सारी की सारी चीजें कॉस्ट मॉडल पे जैसे IAS 16 ने हमें बताई थी, वैसे ही IAS 40 भी आपको बताता है। देखो यहाँ पर मैंने एंट्री बनाई, इनिशियल मेजरमेंट की बात की है, फिर उसके बाद मैंने कॉस्ट मॉडल की आप लोगों के सामने बात की है। तो कॉस्ट मॉडल में मैंने कहा कि आप एसेट को डेबिट करोगे, लेकिन एसेट किस वैल्यू किस अकाउंट से डेबिट होगा, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के अकाउंट से डेबिट होगा। और कैश या बैंक को आप क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। मैंने अपनी खूबसूरत राइटिंग के अंदर लिखा हुआ है और आप लोगों को नजर आ रहा हो। सेकेंड एंट्री कॉस्ट मॉडल के अंदर मैंने कहा कि रिकॉर्ड डेप्रिसिएशन। अगर हम डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करते हैं तो हम डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को डेबिट करेंगे और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। यहां तक सब बच्चों को बात क्लियर हो गई? किसी का कोई सवाल, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो मुझसे अभी पूछ सकता है, नहीं तो फिर मैं आगे चलता हूं। क्लियर है सबको? हाँ जी, अदनान कह रहे हैं क्लियर है। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट का मतलब ये है बेटा सीधरा, देखो सब्सिक्वेंट मेजरमेंट का मतलब ये है कि शुरू में तो आपने कॉस्ट मॉडल पे चले, अब IAS आपको अलाउ करता है कि आप आगे चलकर कॉस्ट मॉडल को ही अपनाओ या फिर आप फेयर वैल्यू मॉडल पे चले। ठीक है, जैसे हमने IAS 16 के अंदर पढ़ा था कि हम डीवैल्यूएशन मॉडल पे चले जाते थे या फिर हम कॉस्ट मॉडल पे ही रहते थे। अब यहाँ पर मैंने कहा कि अगर आप सब्सिक्वेंट मेजरमेंट भी कॉस्ट मॉडल ही लेते हो, मतलब इनिशियली तो आपने रिकॉर्ड करना ही किस पर है, कॉस्ट मॉडल पे रिकॉर्ड करना है। लेकिन आप सेकेंडरी पे अब आप सोच रहे हो आइदर यू हैव टू गो फेयर वैल्यू मॉडल और यू हैव टू गो कॉस्ट मॉडल, तो आपने परसों किसको किया, कॉस्ट मॉडल को किया। तो कॉस्ट मॉडल के अंदर मैंने कहा कि वैसे ही चलोगे, डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करोगे जैसे IAS 16 के अंदर रिकॉर्ड करते थे। जैसे ही आपका अकाउंटिंग पीरियड एंड होता था, आप एक प्यारी सी एंट्री बना दिया करते थे, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को डेबिट करते थे और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को क्या कर दिया करते थे, क्रेडिट कर दिया करते थे। तो यहाँ पर भी आप डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को डेबिट करोगे, लेकिन जो नीचे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है उसको क्रेडिट नहीं करना, बल्कि डायरेक्टली आपने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को क्या करना है, क्रेडिट करना है। ये कॉस्ट मॉडल पर चलने के शराइत है जो मैंने आपको बता दिए। उस पर बात कर रहे हैं, अभी फेयर वैल्यू मॉडल पे नहीं आया मैं, फेयर वैल्यू मॉडल पे अभी आ रहा हूँ। अभी सिर्फ मैंने क्या बताया आप लोगों को, कॉस्ट मॉडल बताया, ठीक है? सबको क्लियर कॉस्ट मॉडल? अच्छा जी, अब आ जाओ। अगर सर हम फेयर वैल्यू मॉडल पे चलते हैं, अगर हम फेयर वैल्यू मॉडल पे चलते हैं, तो अगर हम बेटा फेयर वैल्यू मॉडल पे चलेंगे तो यहाँ पर आप थोड़ा सा डिफरेंट हो जाते हो IAS 16 से। अब यहाँ पर आपको IAS ये कहता है, IAS 40 कहता है कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को अगर आप फेयर वैल्यू मॉडल पे लेके जा रहे हो, यानी कि रिवैल्यूएशन मॉडल पे लेके जा रहे हो, अब यहाँ पर आपने डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं करना। यहाँ पर आपने डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड नहीं करना। कॉस्ट मॉडल पे जब आप चल रहे थे वहां पर आप डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करोगे, लेकिन जब आप फेयर वैल्यू मॉडल पे आ जाते हो तो यहाँ पर आपको डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड नहीं करना। अच्छा, एक बड़े अच्छा सवाल था, किसी बच्चे का बड़ा खूबसूरत सवाल था कि सर अगर हम डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो इससे ये होगा कि हमारा एसेट जो है वो उसकी वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि हम डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड ही नहीं कर रहे। तो यहाँ पर IAS ने आपको ये कहा है कि फेयर वैल्यू मॉडल पे आ चुके हो ना, अब जब आप फेयर वैल्यू मॉडल पे आ गए हो तो अब आपने हर साल एसेट की फेयर वैल्यू निकालनी है। एसेट की फेयर वैल्यू क्या है, हर साल आप एसेट की फेयर वैल्यू निकालोगे। लेट सपोज मिसाल के तौर पर पहले साल इनिशियली
आपका एसेट था 10,000 का, इन्वेस्टमेंट आपने की 10,000, ठीक है। ईयर एंड पे आपने उसकी फेयर वैल्यू काउंट की, ईयर एंड पे, और आईएएस आपको ये कह रहा है कि अब आपको हर साल फेयर वैल्यू निकालनी है। ये नहीं कि 3 साल बाद, 2 साल बाद, नहीं, अब आपको, क्योंकि अब डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं कर रहे हो आप, तो अब आपको हर साल फेयर वैल्यू पे जाना है। अब आपने देखा कि अब आपके एसेट की फेयर वैल्यू हो चुकी है 8,000, यानी कि 2,000 से क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ऐसे ही सपोज कर लो कि इनिशियली 10,000 था, ईयर एंड पे गए और फेयर वैल्यू निकाली, वो हो गई 12,000। तो ईयर एंड पे जब आप फेयर वैल्यू निकालोगे तो उसमें आपका एसेट इंक्रीज भी हो सकता है और उसमें आपका एसेट डिक्रीज भी हो सकता है, ठीक है। अब जब एसेट इंक्रीज होता था, जब एसेट इंक्रीज होता था तो हम डीवैल्यूएशन मॉडल करते थे, आईएस 16 के तहत डीवैल्यूएशन सरप्लस क्रिएट किया करते। और अगर एसेट डिक्रीज होता था तो आईएस 36 पे चले जाते थे और इंपेयरमेंट लॉस बुक किया करते थे। ऐसा ही था। अब तक जो हम लोग फिक्स एसेट का ट्रीटमेंट सीखते हुए आ रहे हैं, वो ये सीखते हुए आ रहे हैं कि सर अगर एसेट में इंक्रीज आ रहा है, एसेट में इंक्रीज आ रहा है तो आईएस 16 पर रहेंगे, और आईएस 16 कहता है कि क्या करो, रीवैल्यूएशन कर दो, रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रिएट करो, ओसीआई के अंदर रिपोर्ट करो। लेकिन लेकिन अगर एसेट की वैल्यू में डिक्रीज आ रहा है तो फिर आईएस 36 पे चले जाते थे और इंपेयरमेंट लॉस बुक कर लिया करते थे। लेकिन अगर आईएस 40 के अंदर हो, आपका जो माइंड है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी वाला है, और अब फेयर वैल्यू मॉडल आप यूज कर रहे हो, तो इंक्रीज और डिक्रीज को डायरेक्टली पीएनएल के अंदर शो करोगे। इंक्रीज और डिक्रीज को डायरेक्टली पीएनएल के अंदर शो करोगे। इंक्रीज या डिक्रीज को डायरेक्टली पीएनएल के अंदर शो करोगे। अब कोई रीवैल्यूएशन सरप्लस बुक नहीं होगा, अब कोई रीवैल्यूएशन सरप्लस बुक नहीं होगा, अब कोई रीवैल्यूएशन सरप्लस बुक नहीं होगा। मतलब अगर सर एसेट की वैल्यू में इंक्रीज आ रहा है तो हम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को डेबिट करेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। और अगर एसेट की वैल्यू में कमी आ रही है, डिक्रीज आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट कर देंगे, और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो ये इंक्रीज और डिक्रीज डायरेक्टली कहाँ जाएगा, पीएनएल के अंदर जाएगा। अब किसी बच्चे का सवाल था कि सर हमने डेप्रिसिएशन तो नहीं बुक किया, डेप्रिसिएशन अगर ना भी बुक किया हो तो हमने इंक्रीज और डिक्रीज तो बुक कर लिया है ना। अगर डेप्रिसिएशन ना भी बुक किया हो तो हमने इंक्रीज और डिक्रीज तो बुक कर लिया है। और जब हमने इंक्रीज और डिक्रीज अगर बुक कर लिया है, अगर डिक्रीज और इंक्रीज हमने बुक कर लिया है, तो एसेट अपनी वैल्यू पर है, ठीक है। तो ये मैंने आप लोगों के सामने एंट्री बना दी कि कोई डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं होगा, अगर इंक्रीज होगा तो एसेट को डेबिट कर दोगे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट कर दोगे, और अगर डिक्रीज होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट कर दोगे और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। यहाँ तक बात क्लियर हो गई? यहाँ तक किसी का कोई सवाल? ठीक है, तो थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं, थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं। अच्छा बेटे, जब आईएस 16 के अंदर कुछ भी नहीं होता था, अगर एसिड की वैल्यू डिक्रीज होती थी तो फिर हम आईएस 16 के तहत उसका ट्रीटमेंट नहीं करते, हम आईएस 36 पे चले जाते हैं, और फिर हम आईएस 36 जैसे में बताता है कि हम इम्पेयरमेंट लॉस बुक करते हैं, फिर आईएस 16 नहीं रहता। वैल्यू अगर डिक्रीज होती है ना, तो फिर हम आईएस 36 पे चले जाते हैं। रीवैल्यूएशन सरप्लस सिर्फ इंक्रीज होता है तब आता है, और वो आईएस 16 के अंदर आता है। और जब वैल्यू डिक्रीज हो जाती है तो फिर हम इम्पेयरमेंट की तरफ चले जाते हैं आईएस 36 पे। अच्छा जी, थोड़ा सा समराइज कर देते हैं दोबारा से ताकि अच्छे तरीके से चीजें याद हो जाएं।
कि सर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्या है, यहाँ पर आप जो है वो इनिशियली जो आप यहाँ पर जो आपका माइंड होता है वो ये होता है कि इस एसेट के अंदर हम क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और इन्वेस्टमेंट दो ही पर्पज के लिए होती है, या तो कैपिटल गेन होगा या फिर हमारी रेंटल इनकम जो है वो जनरेट होगी। अच्छा फिर सर उसकी इनिशियल मेजरमेंट क्या होगी, इनिशियल मेजरमेंट कॉस्ट के हिसाब से ही होगी। आपने एसेट को डेबिट करना है, कौन से एसेट को, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को, और कैश या बैंक को क्या कर देना है, क्रेडिट कर देना है। शुरू में तो आपने एसेट को इसी तरीके से रिकॉर्ड करना है जैसे आपको IAS 16 कहता है कि अगर परचेज करते वक्त आपने ट्रांसपोर्टेशन किया है, कस्टम ड्यूटी की है, तो ये सारी चीजें आप क्या कर लोगे, ऐड कर लोगे। कोई डिस्काउंट है तो वो क्या कर लोगे, माइनस कर लोगे। IAS 16 के अंदर पढ़ाया हुआ है ये मैं। तो सेम यहाँ पर भी आप क्या करोगे, ऐड और लेस करोगे। फिर उसके बाद सेकेंडरी आप अगर मेजरमेंट की तरफ चलते हो, तो अगर आप कॉस्ट मॉडल पर ही रहते हो, तो आप उसका डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करोगे, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, क्रेडिट। और अगर आप फेयर वैल्यू मॉडल पे चले जाते हो, तो वहां पर आपको IAS डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करने से मना करता है, और साथ साथ आपको ये कहता है कि आपने हर साल इसकी फेयर वैल्यू निकालनी है। अगर तो एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो एसेट डेबिट करोगे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। और अगर एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, तो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट कर दोगे और एसेट को क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। तो ये तो बेटा इसका नॉर्मल सा क्या था, ट्रीटमेंट था। अच्छा सर जब हम इस एसेट को सेल करेंगे तो फिर क्या होगा, उसका बेटा एक अलग आपके पास IAS है। सेल करने की वर्किंग यहाँ पर नहीं होगी इसकी। सेल करने की वर्किंग आगे चलकर जब हम IFRS 5 पढ़ेंगे रेवेन्यू का, तो वहां पर हम उसको देखेंगे। ठीक है, तो IAS 40 के अंदर सिर्फ यही चीज है। अच्छा थोड़ा सा और इसके अंदर ऐड कर देते हैं, आप लोगों के लेवल का तो नहीं है, लेकिन फिर भी नॉलेज के लिए थोड़ा सा इसके अंदर और ऐड कर देते, क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा 10-15 मिनट के अंदर IAS 40 जो है वो हमारा खत्म हो रहा है। तो सर थोड़ी सी बातें जो है उसके अंदर और भी ऐड करते, थोड़ी इंफॉर्मेशन और भी ऐड करते। देखो, जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हो ना, तो कभी कभार ऐसा होता है, जैसे आप इसके एग्जांपल लो कि मेरे घर के 4 फ्लोर, मेरे घर के 4 फ्लोर, और इन 4 फ्लोर में से एक फ्लोर पे तो मैं ये काम कर रहा हूँ जो आप लोग के सामने, ठीक है। और एक फ्लोर को जो है वो मैं यूज कर रहा हूँ, उसको हटाई दो, बल्कि ऐसे मैं अपने घर की मिसाल बोलता हूँ, ऐसे ही बोलता हूँ। एक बिल्डिंग ली मैंने, 4 मंजिला, ठीक है। अब सर उस बिल्डिंग के अंदर मैं अपना बिजनेस भी रन कर रहा हूँ, और उस बिल्डिंग के अंदर मैंने बिल्डिंग को कुछ फ्लोर्स को रेंट आउट भी किया हुआ है, ठीक है। दोबारा से सुनो, 4 फ्लोर की बिल्डिंग है, कुछ फ्लोर्स पर मैं अपना बिजनेस कर रहा हूँ, और कुछ फ्लोर्स को मैंने आगे रेंट आउट किया हो। तो सर अब सवाल ये पैदा होता है कि आया कि ये जो बिल्डिंग है, ये इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए है या मेरे अपने यूज के लिए है, इसको मैं कहाँ ट्रीट करूंगा, IAS 16 के अंदर ट्रीट करूंगा, या फिर मैं IAS 40 के अंदर ट्रीट करूंगा। क्योंकि देखो मैं यहाँ पे अपना काम भी कर रहा हूँ, बिजनेस भी रन कर रहा हूँ, ठीक है, और साथ साथ मैंने उसको रेंट आउट भी किया हुआ है। तो मेरे दोनों पर्पज, बिजनेस यूज भी हो रहा है और यहाँ पर साथ साथ रेंटल इनकम भी जनरेट हो रही है, यानी कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी भी। तो अब मैं इस बिल्डिंग को IAS 16 पे लेके जाकर ट्रीट करूंगा या IAS 40 पे लेके जाकर ट्रीट करूंगा। तो यहाँ पर आपको IAS ये कहता है कि आपने अगर इस तरीके से किया हुआ है कि कुछ हिस्सा आप अपने बिजनेस यूज के लिए जो है वो ले रहे हो, और कुछ हिस्सा जो है वो आपने इन्वेस्टमेंट के लिए रखा हुआ है, तो आपने ये देखना है कि जो आपके प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स हैं वो सेपरेटली एलोकेट हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। जैसे कि आपने देखा हो कराची के अंदर क्या होता है,
कराची के अंदर अब ये जो है वो अक्सर ट्रेंड चल चुका है, जौहर और गुलशन वाली साइड पे तो ज्यादातर खासतौर पे ये हो रहा है कि पोर्शन जो है वो बिक रहे हैं। लोगों ने क्या किया, एक घर लिया, एक प्लॉट लिया, उसके अंदर 3 पोर्शंस बनाए और 3 पोर्शंस बनाकर उसको सेपरेटली क्या कर दिया, सेल कर दिया। ऊपर वाले फ्लोर पे अलग मालिक है, बीच वाले फ्लोर पे एक अलग मालिक है और नीचे वाले फ्लोर पे क्या है, अलग मालिक है। सबके अपने अपने क्या है, डॉक्यूमेंट्स। अब क्या हो रहा है कि पोर्शन वाइज जो है वो चीजें जो है वो आपकी सेल हो रही है, यानी कि पोर्शन वाइज डॉक्यूमेंट्स बन सकते हैं। तो अगर आईएएस आपको ये कहता है कि अगर जो हिस्सा आप बिजनेस पर्पस के लिए यूज कर रहे हो और जो हिस्सा आपने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के लिए रखा हुआ है, और उन दोनों हिस्सों के अगर आप डॉक्यूमेंट्स बना सकते हो, इसको सेपरेटली और इसको सेपरेटली अगर आप डील कर सकते हो, यानी कि डॉक्यूमेंटेशन सेपरेटली हो सकती है, तो फिर इन दोनों को आप सेपरेटली ही डील करोगे। यानी कि ये वाला हिस्सा आपका इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के अंदर जाएगा और आईएस 40 के अंदर जाकर क्या होगा, ट्रीट होगा। और ये वाला हिस्सा आपके बिजनेस यूज के लिए है, आप अपना बिजनेस रन कर रहे हो, तो ये आईएस 16 के अंदर जाएगा और आईएस 16 के हिसाब से क्या होगा, ट्रीट होगा। समझ में आ गई बात कि अगर तो आप उस एसेट की डॉक्यूमेंटेशन सही तरीके से कर सकते हो, ठीक है, आप एलोकेट कर सकते हो, तो फिर तो आपने क्या करना, सेपरेटली क्या करना है, ट्रीट करना है। अच्छा सर, अगर हम उसकी डॉक्यूमेंटेशन नहीं कर सकते, होती है बहुत सारी जगह जिसकी डॉक्यूमेंटेशन नहीं हो सकती। जितने भी पोर्शंस कराची में बिक रहे हैं, नॉर्मली क्या है, वो इलीगल है। ठीक है, एक स्टाम्प पेपर पे एग्रीमेंट हुआ, कोई लीज वीज जगह नहीं है, नॉर्मली क्या है, इलीगल है। तो सर अब यहाँ पे तो डॉक्यूमेंटेशन नहीं हो रही, तो फिर आपको आईएएस ये कहता है, आपको आईएएस ये कहता है क्वांटिटी वाइज या एरिया वाइज आप कौन सा हिस्सा ज्यादा यूज कर रहे हो। जैसे सपोज करो 4 मंजिला बिल्डिंग है, 4 मंजिला में से 3 मंजिला मैंने ऑफिस यूज के लिए रखा हुआ है, 1 मंजिला मैंने रेंट आउट किया हुआ है। 4 मंजिला मैंने बिल्डिंग में से 3 मंजिला बिल्डिंग जो है, 3 मंजिला को या 3 मंजिल को मैंने ऑफिस यूज के लिए रखा हुआ है और 1 मंजिल मैंने क्या की हुई है, रेंट आउट की हुई है। अब यहाँ पर मैं एरिया देख रहा हूँ कि ज्यादा एरिया मेरा कहाँ यूज हो रहा है, ऑफिस यूज के अंदर यूज हो रहा है। तो फिर मैं पूरे के पूरे एसेट को कहाँ ट्रीट करूंगा, आईएस 16 के अंदर जाकर के ट्रीट। पूरे के पूरे एसेट को मैं कहाँ ट्रीट करूंगा, आईएस 16 के अंदर जाकर के ट्रीट करूंगा, अगर उसकी डॉक्यूमेंटेशन नहीं हो सकती। या लेट सपोज ऐसा हो कि 3 फ्लोर मैंने रेंट आउट किए हुए हैं और एक फ्लोर के अंदर मैंने क्या किया हुआ है, बिजनेस एक्टिविटी कर रहा हूं। अब ज्यादा पोर्शन मैंने क्या किया हुआ है, रेंट आउट किया हुआ है। अब ज्यादा पोर्शन मैंने क्या किया हुआ है, रेंट आउट किया हुआ है। तो यहाँ पर ऐसी सिचुएशन के अंदर एरिया मेरा ज्यादा जो यूज हो रहा है वो इन्वेस्टमेंट के लिए यूज हो रहा है, तो फिर मैं उसको आईएस 40 के अंदर ले जाऊंगा और आईएस 40 के अंदर क्या करूंगा। तो ये बात क्लियर होगी, एक एक्स्ट्रा नॉलेज थी बेटा आप लोगों के एमएल 2 के अंदर जो एफएससीआर का सब्जेक्ट है उससे लिंक नहीं है, आगे चल के पढ़ोगे तो वो एक अलग बात है, लेकिन रिलेट कर रही थी तो मैंने बता दिया। ठीक है, तो उसकी क्या होगी, डॉक्यूमेंटेशन होगी, डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से ट्रीट करोगे। अगर डॉक्यूमेंटेशन नहीं हो सकती तो फिर आप ये देखोगे ज्यादा एरिया कहाँ पे यूज हो रहा है, तो वहां पर क्या करोगे, उसको लेकर चले जाओगे। यहाँ तक क्लियर हो गई बात सबको, यहाँ तक किसी का कोई सवाल। यहाँ तक बेटा किसी का कोई सवाल, क्लियर है सबको, क्लियर है ना। ठीक है, एक छोटा सा पॉइंट एक और भी ऐड कर लो, एक और छोटा सा पॉइंट भी ऐड कर लो, ये भी एक्स्ट्रा नॉलेज है कि सर अगर ऐसा हो कि हम इक्वली यूज कर रहे हो, 2 फ्लोर मैंने बिजनेस पर्पज के लिए यूज किए हुए और 2 फ्लोर जो है वो मैंने रेंटल पर्पज के लिए यूज किए हुए। अब मुझे बताइए, और उसके डॉक्यूमेंटेशंस भी नहीं हो सकते, अब मुझे बताइए कि मैं उसको आईएस 16 के अंदर लेके जाऊं, आईएस 40 के अंदर लेके जाऊं। अब यहाँ पर आकर आप फंस गए,
अब यहाँ पर आकर आप फंस गए क्योंकि आपने कहा था एरिया वाइज कैलकुलेशन होगी। अब एरिया वाइज दोनों जगह क्या हो रही है, इक्वली हो रही है, और डॉक्यूमेंटेशन भी नहीं हो सकते। तो सर अब हम इसको कहाँ पे डील करेंगे? इसका छोटा सा आंसर ये है, फिर आपने ये देखना है कि बेनिफिट ज्यादा आपको कहाँ से हो रहा है। जो 2 फ्लोर हैं और सपोज करो उनसे आपको जो रेंट जनरेट हो रहा है वो 1 लाख रुपए का हो रहा है, और बाकी ये जो 2 फ्लोर हैं जहां पर आप बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हो और वहां पर जो आपका जो कैश फ्लोज है वो तकरीबन जो है वो 10 मिलियंस के अराउंड है। तो अब यहाँ पे फर्क आ जाता है कि जो आपका बिजनेस एक्टिविटी है वो आपको ज्यादा जनरेट करके दे रहा है। तो फिर आप उस आईएएस को कहां पर कंसीडर करते हो? आईएएस 16 के अंदर कंसीडर करते हो। तो ये देखा जाता है कि आपको मैक्सिमम बेनिफिट कहां से मिल रहा है। आपको मैक्सिमम बेनिफिट बिजनेस एक्टिविटी से मिल रहा है या आपको मैक्सिमम बेनिफिट रेंटल एक्टिविटी से मिल रहा है? तो ज्यादा जहां से आपको बेनिफिट मिल रहा होता है फिर आप उसके हिसाब से ट्रीट करते हो। अगर रेंटल एग्रीमेंट रेंटल आपका प्रॉफिट जो है वो ज्यादा है तो फिर आप उसको आईएस 40 के अंदर लेके जाके ट्रीट करते हो। और अगर आपकी बिजनेस एक्टिविटी का ज्यादा है तो फिर आप आईएस 16 के अंदर जाकर के क्या करते हो, उसको ट्रीट करते हो। ये आखिरी की जो बातें मैंने कही थी एक एक्स्ट्रा नॉलेज थी आप लोगों के लिए जो मैंने आप लोगों को बता दी। बाकी जो होता है वो यही होता है जो हम लोगों ने ऊपर पढ़ा आईएस 40 में। एक कॉस्ट मॉडल होता है उसमें हम डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करते हैं, और जो फेयर वैल्यू मॉडल होता है उसमें हम डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड नहीं करते। यहाँ पर कोई रीवैल्यूएशन सरप्लस रिकॉर्ड नहीं होता। यहाँ पर कोई रीवैल्यूएशन सरप्लस रिकॉर्ड नहीं होता, बल्कि डायरेक्टली कहाँ चला जाता है, पीएनएल के अंदर चला जाता है। ठीक है बेटा, तो ये हमारा क्या था आईएस 40। जी तो भाई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्वेश्चन हमारे सामने है, एमसीक्यू नंबर 1 है। अच्छा, इसमें आपको बता दें कि एन एनडीटी परचेज एंड इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ऑन 1 जनवरी 2013। ठीक है, 1 जनवरी 2013 में इन्होंने क्या किया है, एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जो है वो परचेज की है फॉर अ कॉस्ट ऑफ 35 मिलियन। और परचेज जो कर रहे हैं उसकी कॉस्ट जो है वो 35 मिलियन है। द प्रॉपर्टी हैड एन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ 50 ईयर्स। ठीक है, अब उसकी जो लाइफ है वो कितनी है, 50 ईयर्स है, with no residual value, and at December 31st 2015 had a fair value of 42 million। अच्छा, December 31st को यानी कि कितने साल बाद, 13, 14 और 15, 3 साल बाद, 3 साल बाद उसकी जो फेयर वैल्यू निकल कर आ रही है वो 42 मिलियन से आ रही है। हमने 35 मिलियन की। फिर आगे कह रहे थे कि ऑन 1 जनवरी 2016 the property was sold for net proceed ऑफ रुपीज 40 मिलियन। हमने प्रॉपर्टी को सेल कर दिया, और कितने का सेल कर दिया, 40 मिलियन का सेल कर दिया। ठीक है जी। अब इसमें 3 इवेंट है। एक इवेंट है कि हमने एसेट को खरीदा है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के बद में 35 मिलियन से। फिर उसके बाद जो है उसकी लाइफ बताई है 50 साल है। फिर 3 साल बाद उसको हमने जब फेयर वैल्यू पे लेके गए तो वो उसकी 42 मिलियन उसकी फेयर वैल्यू हो चुकी है। और फिर उसके 1 साल बाद, बल्कि उसी साल, उसी मतलब December 31 के बाद January 1 में ही, यानी अगले साल ही 1 तारीख को हमने एसेट को बेच दिया, और कितने का बेच दिया है, 40 मिलियन का बेच दिया। फिर कह रहे हैं कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस। बताओ कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है ऑन डिस्पोजल, डिस्पोजल पर, अंडर बोथ द कॉस्ट एंड फेयर वैल्यू मॉडल। यानी कि इस क्वेश्चन को आपने कॉस्ट मॉडल से भी करना है और इस क्वेश्चन को आपने फेयर वैल्यू मॉडल से भी करना है। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो, अगर हम कॉस्ट मॉडल में चलते हैं, अगर हम कॉस्ट मॉडल पे चलते हैं तो एसेट हमने लिया है 35 मिलियन का। ठीक है, अब बीच में अगर रीवैल्यूएशन हो रही है या नहीं हो रही है उससे हमें कोई कंसर्न नहीं है, क्योंकि हम किस पे चल रहे हैं, हम कॉस्ट मॉडल पे चल रहे हैं। तो लेस कर दोगे सिर्फ आप इसमें से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन।
अब 35 मिलियन है आपका एसेट, ठीक है, और उसकी जो लाइफ है वो कितनी है, 50 ईयर्स है। उसकी जो लाइफ है वो कितनी है, 50 ईयर्स है। तो अगर आप 35 मिलियन को 50 ईयर्स पे डिवाइड करते हो, मुझे जरा बताना कि कितना आ रहा है। 0.7 आ रहा है, ठीक है। अब 0.7 मल्टीप्लाई बाय 3 साल का डेप्रिसिएशन लेके जाएंगे, यानी कि 2.1 जो है इसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होगा, क्योंकि 3 साल बाद जो है वो हम इसको क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। ये अभी क्या चल रहा है बेटा, कॉस्ट मॉडल चल रहा है। कॉस्ट मॉडल में हम फेयर वैल्यू को नहीं देखते कि फेयर वैल्यू क्या है। अब 35 में से अगर हम 21 को माइनस करते हैं, 2.1 को, तो ये आ जाएगा 32.9। ये आ गई हमारी कैरिंग वैल्यू। और फिर अगर इसको हम लेस करते हैं, इसमें से सेल्स वैल्यू की कितने का हम बेच रहे हैं, तो हमने बेचा कितने का है, हमने सर बेचा है इसको 40 मिलियन का। इट मीन्स कि हमें गेन हुआ है 7.1 का, हमें क्या हो गया, गेन हो गया। ये हमारा आ गया कॉस्ट मॉडल। और सेम अगर इसी तरीके से हम इसको फेयर वैल्यू मॉडल पे लेके जाते हैं, अगर हम इसको फेयर वैल्यू मॉडल पे जाते हैं, तो लास्ट में जो इसकी फेयर वैल्यू निकल कर आई है वो कितनी निकल कर आई है, वो सर निकल कर आई है 42 मिलियन। बेचने से जस्ट पहले, एक दिन पहले, उसकी जो फेयर वैल्यू निकल कर आई है वो निकल कर आई है 42 मिलियन। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब फेयर वैल्यू मॉडल पे आते हो तो जो आपकी फेयर वैल्यू होती है तो समझ लो कि वही अब आपकी क्या है, कॉस्ट है। और डेप्रिसिएशन तो कोई रिकॉर्ड नहीं होता इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के अंदर। हम डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड नहीं करते फेयर वैल्यू मॉडल पे। लेस करेंगे इसमें से सेल्स वैल्यू डायरेक्ट, कि कितने का बेच रहे हैं, सर हमने बेचा है इसको 40 का। एक चीज आपके पास 42 मिलियन की है और 40 का सेल कर रहे हो, यानी कि 2 मिलियन का आपको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, लॉस ऑन डिस्पोजल। तो अगर कॉस्ट मॉडल पे रहते हैं तो 7.1 मिलियन का गेन हो रहा है, और अगर हम फेयर वैल्यू मॉडल पे चलते हैं तो हमें 2 मिलियन का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो आंसर हमारे पास जो आएगा, जो राइट आंसर होगा, दैट इज कॉस्ट मॉडल 7.1 और फेयर वैल्यू मॉडल 2 मिलियन। आंसर ए जो है वो हमारे पास राइट आंसर है। सबको बात क्लियर हो गई ये वाली कि मैंने कैसे सॉल्व किया, ठीक। अच्छा जी, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी विद अ यूजफुल लाइफ ऑफ 10 years, इसकी लाइफ है 10 साल, was purchased by Akram Limited on 1st Jan 2019। 2019 में हमने इसको खरीदा है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, फॉर रुपीज 200 मिलियन। इसको कितने का खरीदा है, 200 मिलियन का, जनवरी 1 2019 के अंदर, और उसकी लाइफ जो है वो 10 साल। The fair value of the property had
राइजन टू रुपीज 300 मिलियन। वो कह रहे हैं कि इसकी जो फेयर वैल्यू है वो इंक्रीज हो गई, 300 मिलियन पे चली गई, क्योंकि 200 मिलियन का आपने खरीदा था, अब वो 300 पे चला गया है। अक्रम लिमिटेड मेजर इट्स इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अंडर फेयर वैल्यू मॉडल। अब वो अक्रम लिमिटेड जो है वो फेयर वैल्यू मॉडल पे चलता है। तो कह रहे हैं कि व्हाट वैल्यू वुड गो थ्रू द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस इन द ईयर। वो कह रहे हैं कि इस साल में हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में कितना लेके जाएंगे। जैसे कि आपको याद होगा कि जब हम फेयर वैल्यू मॉडल पे चलते हैं तो डेप्रिसिएशन को कोई रिकॉर्ड नहीं करना होता, बस इंक्रीज और डिक्रीज को हम कहाँ लेके जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेके जाते हैं। तो सर हमारा एसेट 200 मिलियन का था और जो इंक्रीज आया है वो 300 मिलियन तक चला गया, यानी कि 100 मिलियन का इंक्रीज आया। तो 100 मिलियन का इंक्रीज होगा और डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं होगा, यानी कि आंसर जो होगा सर वो हमारे पास सी होगा, क्योंकि फेयर वैल्यू मॉडल पे सर डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं होता। सॉरी, हाँ, डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं होता, डेप्रिसिएशन ऑफ जीरो एंड गेन ऑफ 100 मिलियन। 100 मिलियन का सीधा सीधा क्या हो जाएगा, गेन। ये वाली बात क्लियर हो गई आप लोगों को? एमसीक्यू नंबर 2 क्लियर है? ठीक है, अब आ जाओ एमसीक्यू नंबर 3 पर। यहाँ पे लिख भी देते हैं ताकि आप लोग बाद में याद करो, तो आप लोगों को याद आ जाए कि सर ने पॉइंट बताया था। इन फेयर वैल्यू मॉडल नो डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड एंड only increase and decrease of the fair value reported in P and L, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है जी, ये मैंने लिख भी दिया पॉइंट ताकि आप लोगों को याद रहे। क्वेश्चन नंबर 3 है, कहने के सरफराज लिमिटेड यूजेस फेयर वैल्यू अकाउंटिंग वेयर पॉसिबल। कह रहे हैं कि ये जो है वो फेयर वैल्यू अकाउंटिंग यूज करते हैं जहां उनको जरूरत पड़ती है, जहां पॉसिबल होता है। एंड एज ऑफिस बिल्डिंग यूज्ड बाय एसएल फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस। वो कह रहे हैं कि एक ऑफिस बिल्डिंग जो है वो इस्तेमाल कर रहे थे, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, यानी कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे। At 1st April 2012, it had a carrying amount of rupees 220 million। वो कह रहे हैं कि 2012 में ये जो हमारे पास ऑफिस बिल्डिंग है जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए इस्तेमाल हो रही है, इसकी कैरिंग वैल्यू जो 1 अप्रैल को निकल कर आई है वो आई है 20 मिलियन। एंड अ रिमेनिंग लाइफ ऑफ 20 ईयर्स, और जो उसकी रिमेनिंग लाइफ है वो 20 साल। फिर कह रहे हैं कि ऑन 1 अक्टूबर 2012, यानी कि कितने अरसे बाद, 6 महीने बाद, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 6 महीने बाद, प्रॉपर्टी वाज लेड टू अ थर्ड पार्टी एंड reclassified एज एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। कह रहे हैं कि 6 महीने बाद हमने अपनी नीयत को चेंज किया, और नीयत को चेंज करने के बाद हमने प्रॉपर्टी को रिक्लासिफाई कर दिया, और प्रॉपर्टी को हम कहां पर ले गए, इन्वेस्टमेंट के अंदर ले गए, यानी कि हमने थर्ड पार्टी को रेंट आउट कर दिया। तो इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए अब हम बिल्डिंग को यूज कर रहे हैं। अब IS 40 इस पे अप्लाई हो जाएगा, पहले IS 16 ही चल रहा था, ठीक है, रिवैल्यूएशन मॉडल पे चल रहे थे। फिर 6 महीने बाद जब आपने अपनी नीयत चेंज की, अब आ गए आप IS 40, यानी कि इस वक्त
द प्रॉपर्टी हैड अ फेयर वैल्यू ऑफ 23 मिलियन एट 1 अक्टूबर 2012। यानी कि जब आप इसको रेंट पर दे रहे थे आगे थर्ड पार्टी को, तब इसकी जब आपने मतलब शिफ्टिंग करना स्टार्ट की थी, जब आप इसको इसका यूजेज जो है वो चेंज कर रहे थे, तो इसकी फेयर वैल्यू थी 23 मिलियन एंड रुपीज 23.4 मिलियन एट 31 मार्च 2013। मतलब 6 महीने बाद अब उसकी फेयर वैल्यू हो चुकी है 23.4 मिलियन। शुरू में आपके एसेट की वैल्यू थी 20 मिलियन। 6 महीने आपने उसको इस्तेमाल किया, इस्तेमाल करने के बाद अब आपने इसकी जब फेयर वैल्यू लगाई तो इसकी वैल्यू हो गई 23 मिलियन। फिर आपने बोला कि इसको हम अब अपने एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि हम इसको थर्ड पार्टी को रेंट आउट कर देंगे। अब आपने इसको रेंट आउट कर दिया, यानी कि अब आपने एसेट को पीपीपी से निकालकर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में लेकर चले गए। तो यहाँ आपके एसेट की वैल्यू थी 23 मिलियन फेयर वैल्यू। फिर 6 महीने बाद जब आपने दोबारा से रीवैल्यूएशन की, तो अब आपके एसेट की वैल्यू हो चुकी है 23.4 मिलियन। What is the correct treatment when the above property is reclassified as an investment property? कह रहे हैं कि करेक्ट ट्रीटमेंट क्या होगा कि जब आप इस प्रॉपर्टी को इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के अंदर क्लासिफाई करो। देखो मेरे बच्चों, पास हो, शुरू में एसेट की जो कैरिंग वैल्यू थी वो 20 मिलियन थी। लाइफ उसकी 20 साल की। 6 महीने आपने इसको इस्तेमाल किया तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन निकलेगा। भले फेयर वैल्यू मॉडल पे चल रहे हैं, लेकिन IAS 16 तो आपको कहता है कि आपने डेप्रिसिएशन निकालना है। IAS 40 आपको मना करता है, IAS 16 आपको कहता है कि आपने क्या करना है, डेप्रिसिएशन निकालना है। तो 6 महीने आपने इस्तेमाल किया, लेस करेंगे आप इसमें से डेप्रिसिएशन 6 मंथ्स का। 6 मंथ्स का कैसे आएगा, 20 डिवाइडेड बाय 20 ही इसकी लाइफ है और मल्टीप्लाई बाय 6/12, यानी कि 0.5 मिलियन का आपका इसका क्या आ जाएगा, डेप्रिसिएशन। वो आप माइनस करोगे, आपके पास कैरिंग वैल्यू आ जाएगी। अगेन बिफोर रीवैल्यूएशन आपकी कैरिंग वैल्यू आ जाएगी। मैंने कहा था ना, जब भी आप एसेट को रीवैल्यूएट करने लगो उससे पहले आपको कैरिंग वैल्यू निकालनी है। तो सर पहले भी तो हमें कैरिंग वैल्यू दी हुई थी, वो कैरिंग वैल्यू आपको 6 महीने पुरानी दी हुई थी। आप 6 महीने बाद रीवैल्यूएशन कर रहे हो तो 6 महीने का भी डेप्रिसिएशन उसके अंदर काउंट होगा, और वो भी आप क्या करोगे, माइनस करोगे। तो आपने कैरिंग वैल्यू निकाली 19.5, ठीक है। तो अब आप इसको फेयर वैल्यू पे लेके जा रहे हो। अब इसकी जो फेयर वैल्यू है वो हो चुकी है 23 मिलियन। वो माइनस करो तो आपको पता लगेगा कि आपका रीवैल्यूएशन सरप्लस कितना है। रीवैल्यूएशन सरप्लस आ जाएगा आपका 3.5 का, ठीक है। और सर हम रीवैल्यूएशन सरप्लस को कहाँ रिपोर्ट करते हैं, 3.5 जो आपका सरप्लस है इसको आप रिपोर्ट करोगे OCI के अंदर, अदर कंप्रीहेंसिव इनकम के अंदर। फिर उसके बाद क्या हो रहा है, फिर सर उसके बाद जो है करेक्ट ट्रीटमेंट क्या होगा। उसने क्या बोला है कि आप देखो उसमें इसने ऑप्शन दिए हुए, टेक ₹3.5 मिलियन गेन टू अदर कंप्रीहेंसिव इनकम, यानी कि आंसर क्या होगा आपके पास, ए होगा। PNL के अंदर तो नहीं लेके जा सकते हो आप। क्यों PNL के अंदर नहीं लेके जा सकते हो, PNL IAS 40 तो बाद में अप्लाई हुआ। पहले फेयर वैल्यू निकली है 23 मिलियन की, फिर उसके बाद IAS 40 जो है वो अप्लाई हुआ है। फिर वो 23 मिलियन से आपका एसेट कितना हुआ है, 23.4 मिलियन का।
तो अगर हम IS 40 के हिसाब से देखते हैं, IS 40 के हिसाब से देखते हैं, तो हमारे एसेट की वैल्यू में इंक्रीज कितना आ रहा है, 23 से 23.4। तो वो 4 लाख का इंक्रीज आ रहा है जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। 4 लाख का अमाउंट इन्होंने हमें कहीं पर नहीं दिया हुआ, तो बस 3.5 का अमाउंट है, और 3.5 यानी कि 35 लाख रुपए, उसको आप OCI के अंदर रिपोर्ट करो। ये बात क्लियर हो गई? IS 16 कैसे है, देखो बेटा मेरे बच्चों, देखो बेटा यहाँ पर उसने साफ साफ मेंशन किया है, ऑफिस बिल्डिंग यूज्ड बाय फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस। इन्वेस्टमेंट पर्पस नहीं है, IS 40 वहां पर आता है जहां पर इन्वेस्टमेंट पर्पस होता है। अभी उसने आपको बताया है कि आप जो बिल्डिंग को यूज कर रहे हो, वो शुरू में आपने किस पर्पस के लिए रखा हुआ है उसको, शुरू में आपने इस पर्पस के लिए रखा हुआ है कि आपका एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस है, तो इसको आप डील करोगे IS 16 के अंदर। बाद में जाकर आखिरी के 6 महीने उसका पर्पस चेंज हो गया और फिर आप उसको IS 40 में ले जाओगे, आपने रेंट आउट कर दिया। तो यहाँ पर रेंट आउट जब हम कर रहे हैं, तो हमारे एसेट की वैल्यू 23 मिलियन थी, और 23 मिलियन से चली गई 23.4 मिलियन पर, यानी कि 0.4 का हमें गेन हो रहा है, 4 लाख रुपए का हमें गेन हो रहा है। और IS 40 आपको कहता है उस गेन को आप PNL के अंदर रिफ्लेक्ट करते हो। तो 4 लाख का यहाँ पर कहीं पर हमें उन्होंने अमाउंट नहीं दिया हुआ, लेकिन उसने हमें 35 लाख का अमाउंट दिया हुआ है। 35 लाख का अमाउंट कहां से आ रहा है आपके पास, वो आ रहा है रिवैल्यूएशन सरप्लस पर, कि जब आपकी कैरिंग वैल्यू थी और उसको आपने फेयर वैल्यू से कंपेयर किया, तो 19.5 से 23 मिलियन यानी कि इंक्रीज आया 3.5 मिलियन का। अब कुछ बच्चे ये भी कह सकते हैं कि सर 3.5 मिलियन को आप OCI में लेके जा रहे हो, आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेके जाना था। नहीं, IS 16 के तहत जब आप चलते हो, IS 16 के तहत जब आप चलते हो, तो फिर आपका जो भी सरप्लस होता है वो OCI के अंदर जाता है। इस वजह से आंसर ए इज द राइट आंसर। क्लियर है सबको? अच्छा जी, अब आ जाओ नेक्स्ट MCQs पे। MCQ नंबर 4। Cool Limited acquired a building with a 40 years life for its investment potential for rupees 8 million। ठीक है, कोई कंपनी है उसने इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल के लिए लिया है, यानी कि IS 40 है, और कितने का लिया है, 8 मिलियन का लिया, ऑन 1 Jan 2030, जनवरी 1 2013 में लिया। एट 31 दिसंबर 2013, the fair value of the property was estimated at rupees 9 million। अब उसकी फेयर वैल्यू कितनी है, 9 मिलियन की है। with cost to sell estimated at rupees 2 lakh। उसकी जो कॉस्ट टू सेल है वो कितनी है, 2 लाख है। फिर कह रहे हैं कि इफ कूल लिमिटेड यूज द फेयर वैल्यू मॉडल फॉर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, व्हाट गेन शुड बी रिकॉर्डेड इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2013। अब बताओ कि कितना गेन होगा, मुझे बताओ कि कितना गेन होगा, आप लोगों के हिसाब से कितना गेन होगा।
कितना गेन होगा? 1 मिलियन का? 1 मिलियन का? जी बिल्कुल, 1 मिलियन का। आंसर बी जो है वो आपके पास राइट आंसर है कि भाई आपका एसेट जो है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से लिया आपने और फेयर वैल्यू मॉडल पे चल रहे हो, डेप्रिसिएशन तो कोई रिकॉर्ड होगा नहीं। कॉस्ट मॉडल पे चलते तो डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करते। 8 से आपका 9 मिलियन पे चला गया। सर कॉस्ट टू सेल तो आपको दी हुई है, तो कॉस्ट टू सेल भी तो सर माइनस करते थे। कॉस्ट टू सेल मेरा बच्चा तब माइनस करते थे जब इम्पेयरमेंट की बात होती थी। इम्पेयरमेंट की बात होती थी तब हम कॉस्ट टू सेल माइनस करते थे। अभी माइनस नहीं करोगे आप, अभी आपका एसेट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो ये आंसर क्वेश्चन नंबर 4 था, मेरे ख्याल में ये भी क्लियर हो गया होगा। फिर उसके बाद आ जाओ आप अंडर IAS 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, वेयर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी where should a gain or loss on disposal be recognized। कह रहे हैं कि जो भी लॉस होता है या जो भी गेन होता है उसको आप कहाँ पे शो करते हो, अंडर IAS 40 पे। तो सर उसका सेम आंसर है, अभी अभी हमने सीखा भी ऊपर कि सर जो भी प्रॉफिट होता है या जो भी लॉस होता है दैट विल बी गो ऑन प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। ठीक है जी। फिर उसके बाद आ रहा है नेक्स्ट MCQ नंबर 6। देखो मेरी कोशिश है आप लोगों को MCQ में जितनी हो सकता है आप लोगों से प्रैक्टिस करवाऊं लाजमी खुद बिठा कर करवाऊं। आप नॉर्मल ये होता है कि नहीं करवा रहे होते हैं टीचर्स, और ये बहुत बड़ा बैड लक होता है स्टूडेंट्स के लिए। तो MCQs नहीं करवा रहे होते, 60% पेपर ही आपका डिपेंड कर रहा है MCQs के ऊपर। तो क्वेश्चंस के साथ साथ आपने देखा होगा MCQs में लाजमी करवा रहा होता हूँ, और आपने भी MCQs की जितना हो सकता है प्रैक्टिस करनी है। जो मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट MCQs है वो तो मैं खुद सॉल्व करवा रहा हूँ, लेकिन खुद भी आप लोगों ने थोड़ी सी एफर्ट डालनी है, और आपने कैब के MCQs, आपने ACCA के MCQs लाजमी सॉल्व करने हैं। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ एन एंटिटी यूजेस अ पार्ट ऑफ बिल्डिंग फॉर देयर ओन यूज एंड रेंट द रिमाइंडर, हाउ शुड दिस बी ट्रीटेड। वो कह रहा है कि आप, मैंने आप लोगों को बताया था इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के अंदर कि अगर पार्शियली आप यूज कर रहे हो अपने ओन के लिए भी, यानी बिजनेस यूज के लिए भी यूज कर रहे हो, और साथ में आप इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए भी उसको यूज कर रहे हो, तो उसको आप किस तरीके से लेके जाते हो। तो आप IAS 40 के तहत ट्रीट करते हो, IAS 16 के तहत ट्रीट करते हो, या फिर आप उसको सेपरेट कर देते हो। जो हिस्सा आप बिजनेस यूज के लिए ट्रीट कर रहे हो उसको आप अंडर IAS 16 में लेकर जाते हो, और जो हिस्सा आप इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए यूज कर रहे हो उसको आप IAS 40 के अंदर ले जाते हो। आंसर सी इज द राइट आंसर। ठीक है जी, ये मैंने अपने लेक्चर्स में आप लोगों को बताया था। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी शुड इनिशियली बी मेजर्ड। इनिशियली कैसे रिकॉर्ड करते हो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को? सर कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हो। फिर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट हमारी कॉस्ट पे भी हो सकती है और फेयर वैल्यू मॉडल पे भी हो सकती है। तो ये हमने कुछ MCQs कर लिए, और अब नेक्स्ट और कुछ MCQs कर लेते हैं। अब ये 3 और MCQs हैं। MCQ नंबर 8, Afternoon Limited uses cost model for its property, plant and equipment, and fair value model for its investment property। ठीक है। वो कह रहे हैं कि कॉस्ट मॉडल यूज करते हैं PPP के लिए, और फेयर वैल्यू मॉडल यूज करते हैं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के लिए।
कह रहे हैं कि एल हैज एन ऑफिस बिल्डिंग विच वाज बीइंग यूज्ड फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए जो है वो बिल्डिंग को यूज कर रहे थे। एट 1 जुलाई 2018 द बिल्डिंग हैड अ कैरिंग अमाउंट ऑफ 20 मिलियन। 1 जुलाई 2018 बिल्डिंग की जो कैरिंग अमाउंट थी वो कितनी थी? 20 मिलियन। On that date, the building was let out to the third party। ठीक है, वो थर्ड पार्टी को उन्होंने लेट आउट कर दी, यानी कि अब वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पे शिफ्ट होगा। पहले IS 16 पे थे, अब वो IS 40 पे चले। And therefore reclassified as an investment property, the building had a fair value of 23 million। तो कह रहे हैं कि अब बिल्डिंग की जो फेयर वैल्यू है वो कितनी है? 23 मिलियन है। तब 1 जुलाई 2018 में, 1 जुलाई 2018 में बिल्डिंग की फेयर वैल्यू कितनी है? 23 मिलियन है। एंड रुपीज 23.4 मिलियन ऑन जून 30, 2019। जून 30, 2019 में उसकी फेयर वैल्यू कितनी हो गई? 23 मिलियन। पहले जब हम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पे आए तो 23 मिलियन थी, और फिर उसके बाद दोबारा से जब 6 महीने और गुजर गए, बल्कि पूरा साल एक गुजर गया, तो फिर उसकी वैल्यू कितनी हो गई? 23 मिलियन। कह रहे हैं कि व्हाट वुड बी इंक्रीज इन प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एंड OCI। OCI में आप क्या रिपोर्ट करोगे और प्रॉफिट एंड लॉस में क्या रिपोर्ट करोगे? करो बेटा, ट्राई करो इसको खुद से। देखिए, जब आप इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पे आए, ऑप्शन बी बता रहे हो, देख लेते हो। जब आप इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पर आए तब आपका एसेट 23 मिलियन से कितना हो गया? 23.4। मतलब कि 0.4 मिलियन का आपको क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है। 0.4 मिलियन आप कहाँ रिफ्लेक्ट करोगे? P&L के अंदर, क्योंकि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का जो भी होता है वो P&L में जाता है। और शुरू में आपके एसेट की कैरिंग वैल्यू थी 20 मिलियन। 20 मिलियन से आपका एसेट कहां पर आ गया? 23 मिलियन पे आ गया, यानी कि 3 मिलियन आपका OCI के अंदर चला। ठीक है, तो इसका आंसर बी हमारे पास राइट आंसर था। फिर उसके बाद जो है सेकंड क्लास MCQs है। Which two of the following fall under the definition of investment property? कौन से दो जो है वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के अंदर लाए करते हैं? पहला है प्रॉपर्टी एक्वायर्ड बाय एन एम्प्लॉय, अगर एम्प्लॉय ने कोई प्रॉपर्टी ली हुई है। फिर दूसरा है a building owned by an entity and leased out under an operating lease। वो कह रहे हैं कि आपने एक बिल्डिंग ली हुई है और आगे उसको लीज पर दिया हुआ है, यानी कि इन्वेस्टमेंट के पर्पज से आपने रखा हुआ है इसको लीज पर देना, यानी कि इन्वेस्टमेंट आगे हमारा आएगा लीज वाला टॉपिक, तो उसको उसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, यानी कि इन्वेस्टमेंट के पर्पज से हो गया। फिर कह रहे हैं प्रॉपर्टी बीइंग कंस्ट्रक्टेड ऑन बिहाफ ऑफ थर्ड पार्टी, हम प्रॉपर्टी बना रहे हैं किसी थर्ड पार्टी के बिहाफ पर, यानी कि ये तो इन्वेस्टमेंट नहीं है, थर्ड पार्टी इन्वेस्टमेंट कर रही होगी, हम तो नहीं कर रहे हैं, हम उसे बना कर दे रहे हैं। और डी में कह रहे हैं कि लैंड हेल्ड फॉर लॉन्ग टर्म एप्रिसिएशन, हमने जमीन रखी हुई है और लॉन्ग टर्म के लिए रखी हुई है ताकि वो एप्रिशिएट हो। इसका मतलब यहाँ पर बी और डी जो है वो हमारे पास राइट आंसर होगा। तो उसने दो बोले थे, तो दो में ही आ जाएगा। और फिर उसके बाद लास्ट MCQs है। लास्ट MCQs भी भाई आसान सी है, हम लोग पहले से पढ़कर आ रहे हैं, काफी सारी हमने MCQs की है। तो ये वाली MCQs मैं आप लोगों पर छोड़ता हूँ कि इसको आपने खुद से ट्राई करना है।
इसका जो आंसर आएगा वो मैं लिख देता हूँ। आंसर जो है वो हमारे पास बी होगा इसका। लेकिन आपने खुद से ट्राई करना, ठीक है। वो बता दें कि एक एसिड है और वो आपने लिया है, गॉस मॉडल पे चल रहे हो तो बताओ कि कितना गेन होगा या लॉस होगा, और फेयर वैल्यू मॉडल पे अगर चल रहे हो तो कितना गेन या लॉस होगा, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन आप लोगों ने खुद से ट्राई करना। तो कुछ एमसीक्यूज बेटा आज हम लोगों ने किए इसके, आज हम लोगों ने क्लास इसी किसी चीज की रखी थी। आज की क्लास में कुछ पूछना हो, IS 40 भी हमारा अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो कंप्लीट हो, बिल्कुल कंप्लीट। हमने IS 4 IS कर लिए, IS 16, IS 36, IS 38 और IS 40। ये 4 IS अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने क्या कर लिए, कंप्लीट कर दिए। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट वीक में किसी एक दिन हम इसका टेस्ट रख लें, एक टेस्ट बनाकर आप लोगों को मैं दे दूँ। इससे क्या होगा कि आप लोगों की तैयारी हो जाएगी। क्या बोलते हो, टेस्ट रखा जाए इसका, इन 4 IS का, है ना? टेस्ट रख लेंगे ना तो प्रिपेयर हो जाओगे सारे के सारे। तो नेक्स्ट संडे को हम लोग क्या करते हैं, इस पर एक टेस्ट रख लेते हैं। जितना हम लोगों ने पढ़ लिया है, आप लोगों के पास पूरा एक वीक है, 4 IS जो है वो टेस्ट किए जाएंगे। एक टेस्ट में छोटा सा बनाकर आप लोगों को दे दूंगा, उसको आप लोगों ने मुझे सॉल्व करके देना, ठीक है। फिर मैं उसका सोल्यूशन जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँ। ईमानदारी से खुद ही घर बैठ के जो है उसका टेस्ट दीजिएगा आप लोग, क्योंकि छोटे बच्चे तो हो नहीं आप लोग, अब माशाल्लाह से बड़े हो, तो पता है चीटिंग करेंगे तो अपना नुकसान होगा। और लास्ट एमसीक्यूज खुद खुद से सॉल्व करो ना। लास्ट एमसीक्यूज मैंने खुद आप लोगों पे छोड़ी, फायदा क्या हुआ अगर लास्ट एमसीक्यू भी मैंने बता दी। बस मैं आपको ये बता देता हूँ कि इसमें आपको ये बता रहे होंगे कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पर्पज के लिए आपने एसेट परचेज किया है, और फिर आपने उसको बेच दिया होगा आगे चलकर। तो उसमें ये आपको बता रहे हैं कि क्रॉस मॉडल से बताओ, जब आप सेल कर रहे हो तो आपको गेन हो रहा है कि लॉस हो रहा है, और फेयर वैल्यू मॉडल से बताओ कि आपको गेन हो रहा है कि लॉस हो रहा है, यानी कि दोनों मेथड से आपको करना। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना काफी है। नहीं नहीं, आज क्लास नहीं होती, संडे को क्लास नहीं होती बेटा आप लोगों, मंडे को होगी, कल होगी इंशाल्लाह। वो भी AMA की, एडवांस मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अपना ख्याल रखना, मुझे दुआओं में याद रखना भाई। अल्लाह हाफिज।